अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं है या शोर नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बड़ी मशहूर स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है वो बेसिकली बेस्ड है सखी हसन कब्रिस्तान पे। अब जो लोग कराची में रहते हैं वो इस कब्रिस्तान से वाकिफ़ हैं। ये जो कब्रिस्तान है ये एक बहुत कदीम और बहुत मशहूर कब्रिस्तान है और इसके बारे में कहा जाता है कि अब से 20 साल पहले ही यहाँ पे जो कब्रें वगैरह थीं वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पे बाकायदा पाबंदी लगा दी थी कि मज़ीद कोई तदफीन यहाँ पे नहीं हो सकती। खैर, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली हमारे एक एक्स कुलीग हैं उनकी है और उनका नाम है अदनान। अच्छा, अदनान साहब जो हैं ये इनकी शिफ्ट जो थी वो शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक हुआ करती थी और तकरीबन 2:30 बजे ये शाहरा फैसल से निकला करते थे और शाहरा फैसल से इनको जो है वो नॉर्थ कराची अंडा मोड़ आना होता था। खैर, इसी तरह की एक रात थी और सर्दियाँ चल रही थी, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। तकरीबन ये 2:15 बजे ऑफिस से निकले। अब रात के टाइम अगर आप शाहर फैसल से नॉर्थ कराची की तरफ आएँ तो मेरा ख्याल है कि 45 मिनट से 50 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात में आमतौर पे इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता। खैर, ये बताते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। उसके साथ साथ ये स्मोकिंग करते हुए आ रहे थे। अब ये बताते हैं कि मुझे एक अजीब सी घबराहट थी जो रास्ते में हो रही थी। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था और मैं स्मोकिंग भी कर रहा था, लेकिन एक अजीब सा खौफ सा था जो मेरे दिल पे तारी था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ होने को है। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ जैसे ही गुलबर्ग चौरंगी पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ से राइट की तरफ ले लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा रास्ता होगा लेकिन यहाँ से जाना बेहतर है। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, एकदम से मेरे दिल ने कहा कि नहीं, यहाँ से जाना सही नहीं है, सीधा ले लेना बेहतर है। मतलब एक कन्फ्यूजन सी थी जो इनकी तबीयत में उस दिन थी। फिर ये सीधा पीपल चौरंगी की तरफ आते गए और ये बताते हैं कि पीपल चौरंगी आने ही वाली थी कि उससे कुछ देर पहले लेफ़्ट साइड पे कुछ मैकेनिक्स की दुकानें, जाहिर सी बात है रात के तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था, वो सारी दुकानें तो बंद थीं, लेकिन आज कुछ मामूल से ज़्यादा अंधेरा था। नॉर्मली कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद हुआ करता है, लेकिन मेरी बहरहाल वहाँ पे दुकानों की तरफ नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि 2 बच्चे हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहे हैं। अब ये बता दें थोड़ा सा, आपको जो कराची में रहता है वो तो जानते ही होगा कि आमतौर पे अक्सर बच्चे गुब्बारे, किताबें और इस तरह की चीज़ें बेच रहे होते हैं और रात में 1 बजे तक 2 बजे तक शादी हॉल के आगे या ऐसी जगहों पे जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे नज़र आते हैं और उसके बाद ये लोग 1:30-2 बजे तक अपने अपने घरों में चले आते हैं, जो इन बेचारों के रोज़गार का बायस होता है। खैर, इन्होंने 2 बच्चे देखे, वो इनसे लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगे। अच्छा, अब ये देना तो चाह रहे थे लिफ्ट, लेकिन क्योंकि माजी में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, चोरी डकैती, छीना झपटी, तो इन्होंने ये सोचा कि लिफ्ट को ना देना बेहतर है। खैर, ये इग्नोर करते हुए सीधे सीधे चले गए। पीपल्स चौरंगी आ गई, उसको क्रॉस किया और आगे जाने लगे। अब जो लोग वहाँ पर रहा करते हैं वो इस एरिया से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मज़ीद आगे जाएँ तो सीधे हाथ पे एक डीसी ऑफिस आता है। लेफ़्ट साइड पे जो है कुछ शॉप्स वगैरह हैं, अब तो रेस्टोरेंट खुल चुके हैं सुना है। खैर, ये जैसे ही आगे की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि वही 2 बच्चे जो पीपल्स चौरंगी से पहले खड़े हुए थे, वही 2 बच्चे डीसी ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं और इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे कि लिफ्ट मांग रहे हों। अब ये बड़ा हैरान हुए, ये सोचने लगे कि क्या ये वही 2 बच्चे हैं या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे आपको पता है सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं और ये जो बच्चे होते हैं आमतौर पर शलवार कमीज़ पहने होते हैं, इन्होंने टोपी पहनी हुई होती है और इनके हाथ में तस्बीहें और गुब्बारे वगैरह या किताबें हुआ करती हैं। खैर, अदनान भाई ने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो या मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये बताते हैं कि इस दफ़ा मैंने उनके कपड़े जो थे वो नोट कर लिए थे। दोनों बच्चों ने डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे और दोनों के दोनों बच्चे जो थे वो बड़े पतले दुबले से थे, लंबे से थे। खैर, इन्होंने अगेन दोबारा लिफ्ट नहीं दी क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा ख़तरनाक एरिया है, यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। खैर, इन्होंने दोबारा से बच्चों को इग्नोर किया और आगे की तरफ जाने लगे। अब जो लोग इस इलाके में रहते हैं या इस एरिया से वाकिफ़ हैं तो उनको पता है कि इसके बाद सखी हसन की चौरंगी आया करती है और सखी हसन की चौरंगी के बाद सीधे हाथ पे जो हिस्सा आता है, कुछ घरों के बाद वहाँ पे कब्रिस्तान का एरिया शुरू होता है। मेन रोड पे तो बंगले मौजूद हैं लेकिन उनके पीछे कब्रिस्तान का एरिया है। अब इनको अंडा मोड़ जाना था
जब आप सखी हसन की चौरंगी पे आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नागन चौरंगी की तरफ चले आएँ, वहाँ से लेफ़्ट ले लें, या फिर आप सीधे कलंदरिया चौरंगी पे आ जाएँ और उधर से राइट ले लें। दोनों सूरतों में अंडा मोड़ की जो मंजिल है वो इनको मिल जाती या ये वहाँ पे पहुँच जाते। खैर इन्होंने सोचा कि मैं सीधा ले लेता हूँ कलंदरिया की तरफ और वहाँ से राइट ले लूँगा। हालांकि नॉर्मली रात के तौर पे मैंने जो देखा है कि लोग वहाँ से जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मज़ार भी है, फिर करीबी कब्रिस्तान मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान इलाका आता है। उसके बाद रोड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। बहरहाल इनकी चॉइस थी तो इन्होंने सखी हसन से सीधा ले लिया। और ये बताते हैं कि जैसे ही मैं बीच रास्ते पे पहुंचा, यानी जब लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा स्कूल आता है और राइट साइड पे जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जो अंदर रास्ता जा रहा होता है वो हिस्सा आया करता है, ये वहाँ तक ही पहुँचे थे कि इनको दोबारा से गुमान हुआ कि जैसे दो पतले पतले से लंबे से बच्चे जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले तो इनको लगा कि शायद इनका वहम है, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो ये वही बच्चे थे जो इनको 2 दफ़ा पहले नज़र आ चुके थे। वही डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे और वैसे ही इनसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहे थे। अब यह समझना इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये घबरा चुके थे। इनको यकीन हो चला था कि यकीनन ये कुछ और मामला है, क्योंकि कोई भी बच्चे इतनी तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकते कि बार बार वो मुझे नज़र आएँ, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई उनको बार बार आगे छोड़ देता हो और फिर ये लिफ्ट मांगते हों, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस ही नहीं है। इतने कम डिस्टेंस के अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर ये बच्चे इनको 3 दफ़ा नज़र आ चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं ये मेन रोड पे खड़े हुए हैं, अब ये दोबारा फिर से लिफ्ट का इशारा करेंगे, मैं इनको दोबारा लिफ्ट नहीं दे सकूँगा और यकीनन ये बच्चे नहीं हैं, ये कुछ और हैं। तो इन्हीं ख्यालात को सामने रखते हुए इन्होंने सोचा कि एक जो रास्ता कब्रिस्तान के बीच में से निकल रहा है मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि इन बच्चों को फेस करने से बच सकूँ। अब ये इनके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन बहरहाल ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये समझ लें बच्चों से बच के कब्रिस्तान वाले रास्ते से जा रहे थे। खैर इन्होंने जैसे ही कब्रिस्तान वाली गली में मुड़ा और सीधा बाइक भगाने लगे तो इनको कब्रों के सामने से गुजरते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इनकी जो बाइक है वो एकदम से भारी हो गई है, या वज़नी हो गई है, या तेज़ नहीं चल पा रही। हालांकि जो इनकी बाइक थी वो एक नई बाइक थी और ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि वो स्लो हो सके या उसकी स्पीड कम हो सके, और जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक है वो भी इनकी बाइक में फुल था। खैर ये इन्हीं ख्यालात में मुब्तला थे, इनकी समझ नहीं आ रहा था कि बाइक आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो होती चली आ रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे आके बैठ चुका है। अब इन्होंने एक्सीलेटर देना शुरू किया, लेकिन एक्सीलेटर देने के बावजूद भी इनकी जो गाड़ी थी वो समझ लें कि 20 की स्पीड से चल रही थी। ये जो पैच है कब्रिस्तान के बीच में से गुजरने का, ये तकरीबन समझ लें 5 या 7 मिनट का पैच है। बहरहाल अब इन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा, और जैसे ही इन्होंने पीछे की तरफ देखा तो ये बता दें कि वही 2 बच्चे जो इनसे लिफ्ट मांग रहे थे, इनको इन्होंने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था, या जिनकी वजह से इन्होंने गाड़ी इस रास्ते से ले ली थी, वो इनकी बाइक के पीछे बैठे हुए हैं और उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। अब जब इन्होंने ये मंजर देखा तो इनकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। ये कब्रिस्तान के बीच में थे, दोनों तरफ कब्रें मौजूद थीं और बाइक पे पीछे वो बच्चे बैठे हुए थे जो यकीनन जन्नात थे। खैर इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे जैसे इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो बच्चे थे उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। लेकिन बज़ाहिर वो हंस रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती चली आ रही है और इनकी जो बाइक है वो निस्बतन तेज़ हो चुकी है। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के कोने पे पहुंचा तो वो जो बच्चे थे मेरी बाइक के ऊपर से हट चुके थे या गायब हो चुके थे। ये बताते हैं कि मैंने जल्दी से लेफ़्ट मोड़ा ताकि मैं जल्दी से रोड की तरफ जा सकूं, और मैंने तेज़ी से बाइक भगाना शुरू कर दी। अब मेरी बाइक जो थी वो तकरीबन 80 की स्पीड से भाग रही थी और मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। ये जो बाकी रास्ता था उसके बारे में ये बताते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा था अभी भी वहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद था, लेकिन जो कब्रों के बीच का रास्ता था मैं वहाँ से गुज़र चुका था। जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं वो इस रास्ते से वाकिफ़ होंगे कि सीधे हाथ पे जो है वो बंगले बने हुए हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है वो कब्रिस्तान का हिस्सा है। खैर ये तेज़ी से भगाते हुए बाइक को लेके जा रहे थे और ये कोने पे पहुँचने ही वाले थे कि इन्होंने एकदम से देखा कि जो लेफ़्ट साइड पे कब्रें बनी हुई हैं उन कब्रों के ऊपर बाकायदा एक औरत है जो बैठी हुई है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल खुले हुए हैं। अब ये देख के मज़ीद डर गए, क्योंकि इनको पता था कि इतनी रात में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, एक औरत अकेली एक कब्र के ऊपर बैठ के क्या कर सकती है। खैर इन्होंने वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था अपनी बाइक को भगाया, जैसे तैसे करके ये अंडा मोड़ के करीब पहुँचे। और जब ये अंडा मोड़ के करीब पहुँचे तो ये बताते हैं कि वहाँ पे कोने पे पठान का होटल है जो खुला हुआ था और वहाँ पे लोग बैठे हुए चाय वगैरह पी रहे थे।
खैर इन्होंने वहाँ पहुँच के अल्लाह का शुक्र अदा किया और थोड़ी देर के लिए उस होटल पे जाके बैठ गए। वहाँ पे पहले से बहुत सारे लड़के मौजूद थे। जब उन लड़कों ने इनकी ऐसी हालत देखी कि इनकी सांस फूली हुई है, ये बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं, तो वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो सारे के सारे इनके करीब आ गए। ये सारे के सारे लोग समझ रहे थे कि शायद कोई चोरी की वारदात हुई है। खैर जब उन्होंने पूछा और इन्होंने बताया तो उन लड़कों ने भी कंफर्म किया कि अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे इस तरह के बच्चे नज़र आया करते हैं। कोशिश किया करें कि रात में इस रास्ते को अवॉइड करें। ये बताते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से मैंने कोशिश की कि मैं उस रास्ते से रात के 12 बजे के बाद कभी भी ना गुजरूं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ उसके बाद से कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है जो हमें आबिद भाई ने भेजी है। ये बताते हैं कि जब ये स्टडीज़ का टाइम था इनका और ये बीकॉम कर रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, बहुत मुश्किलात थी और इनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इनके ऊपर और मज़ीद बर्डन नहीं डालूँ या इनको सपोर्ट कर सकूँ अगर मैं। तो लिहाजा इन्होंने ये किया कि प्राइवेटली बीकॉम के अंदर एडमिशन ले लिया, अपने आप को इनरोल करा लिया। सुबह उठने के बाद ये ख़ुद पढ़ते, उसके बाद शाम में ये कोचिंग चले आते और वहाँ से आने के बाद ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जो है वो जॉब कर रहे थे। अच्छा, ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो नॉर्थ कराची से है और नॉर्थ कराची जो है वो नागन चौरंगी जो एक एरिया है बड़ा मशहूर, वहाँ पे रहा करते हैं। खैर वहाँ पे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा हाउस था जो अभी भी है। शुरू में इनकी मैनेजमेंट चाहती थी कि ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के बजाय पिज़्ज़ा बनाने वाले बन जाएं। शुरू में इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ये बताते हैं कि इन्होंने जब पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया तो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो इनके अगेंस्ट आया करती थी। तो इनकी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि भाई तुम सिर्फ डिलीवरी कर दो, वही काफ़ी है। इसी तरह ये बताते हैं कि मैं तकरीबन 10 बजे या 9 बजे वहाँ पहुँच जाता था और सुबह तकरीबन 4 बजे तक हमारा पिज़्ज़ा हाउस खुला होता था। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था कि एक हमें कॉल रिसीव हुई और कहा गया कि हमें 10 पिज़्ज़े चाहिए और ये जो सारे के सारे पिज़्ज़े चाहिए ये हमें गुलशन मेमार में चाहिए। अच्छा, अब इनकी पॉलिसी थी कि ये नॉर्थ कराची के अलावा कहीं डिलीवर नहीं किया करते थे, लेकिन जो उस वक्त इनका मालिक था उसने कहा कि यार ये लोग 10 पिज़्ज़े मांग रहे हैं, तो ऐसा करो तुम चले जाओ और दे के आ जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ टिप वगैरह भी मिल जाए। खैर इन्होंने वहाँ पे तैयारी शुरू की। नॉर्मली 2-3 पिज़्ज़े के ऑर्डर तो मिल जाते थे, लेकिन 10 पिज़्ज़ों का ऑर्डर इनको शायद पहली दफ़ा मिला था। ये बताते हैं कि उसको बनाने में तकरीबन जो है 1.25 घंटे का टाइम लग गया। तकरीबन 2:45 बजे या 3 बजे के करीब जो इनकी मैनेजमेंट थी उन्होंने इनको 10 पिज़्ज़े हैंड ओवर किए और एड्रेस दे दिया और बता दिया ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना, ये एड्रेस है और वहाँ पे 10 पिज़्ज़े डिलीवर करने हैं। अब गुलशन मेमार का जो रास्ता है आपको पता है कि काफ़ी दूर का रास्ता है, तकरीबन 1 घंटे का जो है वो बाइक पे रास्ता है वहाँ से। खैर ये वहाँ से निकल गए और कोशिश करने लगे कि तेज़ी से जितना जल्दी हो सकता है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अच्छा, इनकी डिलीवरी पॉलिसी ये थी कि 99% जो है ये कैश ऑन डिलीवरी किया करते थे, यानी पहले ये अपना जो पिज़्ज़ा है वो देते थे, हाथ ही हाथ कैश रिसीव कर लिया करते थे। ये बताते हैं कि जब मैं गुलशन मेमार के इलाके में एंटर हुआ तो वो जो नंबर मुझे दिया गया था मैं उस नंबर पे मुसलसल कॉल करने लगा। ये बताते हैं कि मैंने तकरीबन 10 दफ़ा उस नंबर पे कॉल की और किसी ने भी पिक नहीं की। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नंबर गलत दे दिया गया है। अब इन्होंने जो इनके मैनेजमेंट थी उसको कॉल की, उनको कहा कि भाई ये इस नंबर पे तो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर रब्ता हो सके। व्हाट्सएप पे वो नंबर मौजूद नहीं था। खैर ये जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि तुम कोशिश करो, अगर नहीं उठाते कॉल तो जो एड्रेस लिखवाया है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके पूछता पाछता मैं उस एड्रेस के करीब पहुंचा और जब मैं उस एड्रेस पे पहुंचा तो मैं वहाँ पे नॉक करने लगा। बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना घर है और सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया है, क्योंकि ये जो घर था इस गेट के बाहर की तरफ एक ताला लगा हुआ था और बाकायदा मिट्टी जमी हुई थी और उसको देख के बज़ाहिर अंदाज़ा हो रहा था कि इस ताले को भी काफ़ी अरसे से खोला नहीं गया है। खैर ये वहाँ पे खड़े रहे, गेट बजाते रहे, कोई नहीं आया। फिर दोबारा इन्होंने अपने मैनेजर को कॉल की और उसको बताया कि यहाँ पे मैं काफ़ी देर से नॉक कर रहा हूँ, जो आपने एड्रेस लिखवाया था मैं उसी एड्रेस के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा और बज़ाहिर देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये घर सालों से बंद है। अब इनका जो मैनेजर था वो ज़िद कर रहा था कि भाई तुम वहीं पे खड़े रहो, भले आधे घंटे खड़े रहो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 10 पिज़्ज़े हैं और ठीक ठाक पैसे हैं, अगर तुम वापस आओगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें नुकसान होगा। अब ये बताते हैं कि मैं 15 मिनट तक वहाँ पे खड़ा रहा और मुसलसल गेट बजाता रहा। खैर ये बताते हैं कि 15 मिनट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे कोई अंदर से चलता हुआ आ रहा है और गेट खोलने के लिए आ रहा है। अब जब ये वहाँ पे वेट करते रहे तो अंदर से बाकायदा एक आवाज़ आई कि हम गेट खोल रहे हैं, आप अंदर आएँ, सामने पलंग है, वहाँ पे लाके सारे पिज़्ज़े रख दें।
अब जब इन्होंने ये सुना तो बड़ा स्ट्रेंज लगा इनको, क्योंकि नॉर्मली पिज़्ज़े के लिए लोग आमतौर पर इस तरह की हरकत नहीं करते। वो गेट पे खुद आते हैं, रिसीव करते हैं, पैसे देते हैं और टिप देते हैं, या नहीं भी देते, बहरहाल वो चले आते हैं। अब इनको ये जो बिहेवियर था बड़ा स्ट्रेंज लगा। खैर इन्होंने कहा कि ठीक है आप गेट खोल दें, मैं सामने पलंग पे रख देता हूँ। अब जैसे ही गेट खुला तो सामने इन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना सा पलंग है जो पड़ा हुआ है, और उस पलंग की भी जो हालत है वो इस तरह से है जैसे कि सालों से कोई इधर नहीं बैठा हो या इस पर मिट्टी जमी हुई है। और लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं, सीधे हाथ पे जो है ग्रास है। खैर इन्होंने इधर उधर नहीं देखा, इन्होंने जो जितने भी पिज़्ज़े थे वो सामने जो पलंग था वहाँ पे रख दिए, और इन्होंने कहा कि सर आप कहाँ पे हैं, मुझे पैसे कौन देगा। अब जब इन्होंने ये कहा तो वही शख्स जिसकी आवाज़ पहले आई थी उसने कहा कि पलंग पे ही पैसे रखे हुए हैं, आप उठा लें। खैर इन्होंने जो भी पैसे वगैरह थे वो उठाए वहाँ से और बाहर की तरफ आ गए। अभी ये गेट के करीब पहुँचने ही वाले थे कि इन्होंने सोचा कि पैसे गिन लूँ, ऐसा ना हो कि कम हो और फिर ऑफिस जाने के बाद फिर मज़ीद बातें सुननी पड़ें। इन्होंने जैसे ही पैसे गिने तो वो 2000 रुपये ऊपर थे। अब 2000 रुपये जब ये ऊपर थे तो इनकी ये समझ नहीं आई कि आमतौर पे लोग इतनी टिप नहीं दिया करते। लिहाजा इन्होंने सोचा कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि आपको ये पैसे वापस करने हैं या ये आपने मुझे टिप दी है। यही सोचते हुए इन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ये बताते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने पलंग पे अभी 10 सेकंड पहले वो सारे पिज़्ज़े रखे थे, वहाँ पे ना कोई पिज़्ज़ा मौजूद है, ना कोई बंदा मौजूद है, ना कोई लग रहा है कि यहाँ पे कभी था। अब जब इन्होंने ये देखा तो फ़ौरन से इनके दिमाग ने काम किया कि यकीनन इनके साथ कुछ अलग हो रहा है। लिहाजा ये जल्दी से गेट से बाहर निकले और जैसे तैसे करके भागते हुए अपनी बाइक तक पहुँचे और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। अब ये बताते हैं कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। खैर बाइक को लेके तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और धक्का लगा के कोशिश किया तो स्टार्ट हो गई। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गली के कोने पे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक गार्ड है जो अंदर की तरफ होके एक घर में बैठा हुआ है। तो गार्ड ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो वो बोलने लगा, भाई खैरियत तो है, कोई पीछे लग गया है क्या। अब मैंने उसको जैसे तैसे हाँफते काँपते सारा वाक़या सुनाया। मैंने कहा कि भाई यहाँ इस गली में घर है, यहाँ पे मैं आया था पिज़्ज़ा देने के लिए, वहाँ पे ना कोई मुझसे मिलने आया, ना किसी ने रिसीव किया, बस सिर्फ आवाज़ आई, कोई नज़र नहीं आया और ऐसा ऐसा हुआ। खैर ये बात सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो बाहर निकल के आया। उसने बोला, मुझे घर दिखाओ, कौन से घर की बात कर रहे हो आप। ये बताते हैं कि मैं उस गार्ड के साथ उस घर के करीब आया और उसको इशारे से बताया। तो वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि भाई मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक नहीं देखा कि इस घर में कभी कोई आया हो। ये घर 10 साल से खाली है और उससे पहले ही नहीं पता मुझे कब से खाली है, और आज तक मैंने यहाँ पे किसी को आते आते नहीं देखा, और जब भी मैंने देखा है यहाँ पे ताला लगा हुआ होता है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर जैसे तैसे मैंने सोचा कि जल्दी से जो मेरी शॉप है, जो मेरा पिज़्ज़ा हाउस है, वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ और जाके जो भी मैनेजमेंट है उसको इन्फॉर्म करूँ। अब ये बताते हैं कि ये जो सफ़र था ये बज़ाहिर 1 घंटे का सफ़र था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरे 1 साल का सफ़र है। मैं मुसलसल बाइक चला रहा था और ये सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा था। मुसलसल मुझे सर्दी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे शदीद बुखार हो चुका है और मेरी हालत गैर हो चुकी है। अब मैं जैसे तैसे करके अपने पिज़्ज़ा हाउस पहुंचा और वहां जाके जो मेरा मैनेजर था उसको मैंने सारी बातें इन्फॉर्म की, और वहां तक पहुंचने तक मुझे शदीद बुखार हो चुका था। उसके बाद जो सीधा है मैं घर चला गया और घर जाने के बाद मैं तकरीबन 1 हफ़्ते तक बीमार रहा। ये बताते हैं कि 1 हफ़्ते तक मैंने फिर वहाँ की छुट्टी की और मैं जो अपने काम पे नहीं आ सका। और आज भी हम लोगों की समझ से बाहर है कि वो कौन सा एड्रेस था जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी की थी, वो किसकी कॉल थी, क्योंकि उसके बाद भी हम उस नंबर पे मुतादिद बार कॉल करते रहे तो आज तक उस नंबर पे किसी ने ना कॉल उठाई ना कॉल लगी। और वो जो एड्रेस हमें दिया गया था वहाँ के गार्ड के मुताबिक कि काफ़ी अरसे से जो घर है वो खाली था और वहाँ पे कोई नहीं रहा करता था। आज तक इनकी समझ नहीं आ सका कि वहाँ पे जिसकी आवाज़ आई थी वो कौन था, और जिसने कहा था कि पलंग पे पिज़्ज़े रख दो और वहीं से पैसे उठा लो वो कौन था, ये इनकी आज तक समझ नहीं आ सका। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।